हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखने जा रहे हैं प्रीलिम्स बूस्टर जो एसआरएस क्लासेस द्वारा निकाली गई है 71st बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए उसका भूगोल का सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे फैक्ट्स को कवर अप करेंगे और बाकी जो एडिशनल फैक्ट्स होंगे जो इसके इर्द गिर्द की कुछ जानकारियाँ उसे भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब ये संसार में जितने देश हैं वो सभी को 100% अगर अज्यूम करते हैं तो वो सारे देश के टेरिटरी को मिलाते हैं और अपना इंडिया का टेरिटरी को देखते हैं तो ये 2.42% है टोटल संसार के देशों का। ठीक है, और जनगणना के दृष्टि से विश्व का 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। मतलब टोटल जनसंख्या अगर 100% है तो 17.5% आबादी अपने भारत में निवास करती है। और एक और बात कि अपना देश सबसे ज़्यादा जनगणना के हिसाब से आबादी के हिसाब से सबसे टॉप पे है पूरे संसार में। पहले चाइना हुआ करती थी बट अब ये चाइना को भी ओवरकम कर चुका है। ठीक है, और सबसे आगे यही खड़ा है अपना इंडिया। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत, सेकंड पे चाइना। अप्रॉक्स 1.6 बिलियन पीपल इंडिया में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो जो ये अपना अर्थ है तो ये होता है भूमध्य सागर 0 डिग्री पे, ऊपर होता है कर्क रेखा, नीचे होता है मकर रेखा। 23.5 पे टिल्टेड है। ठीक है, ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत को लगभग 2 बराबर दक्षिणी और उत्तरी भागों में बांटता है। बिल्कुल सही बात है, और बीच में भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 84, इसको याद रखें, 84 उत्तरी अक्षांश से 376 उत्तरी अक्षांश तक एवं 687 पूर्वी देशांत से 9725 पूर्वी देशांत तक। आसानी होगी इसे याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में है। अगर देखा जाए ये संसार है तो यहाँ पे अपना कहीं तक प्यारा भारत है ना। तो इस तरफ की तो बात ही गई पश्चिम का, तो ये उत्तर इस तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व। तो यहाँ से देखा था तो इस बेल्ट में है अपना भारत, तो उत्तरी पूर्वी, क्या उत्तरी पूर्वी है ना। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा बना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है। और ये कहाँ से डिसाइड होता है? लंदन, क्या लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच मध्य समय माना गया है। यह उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्ज़ापुर के नैनी के पास से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है। कानपुर को चमड़ा उद्योग का शहर कहा जाता है, जो चमड़ा उद्योग कारखाना है वहाँ पे गंगा नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी भी गंगा नदी किनारे स्थित है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा बुंदेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। क्या? कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट करें। नेक्स्ट है, यह उप प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। कौन? बघेलखंड। ठीक है, पठार है जो आग्नेय और आकांतरी चट्टानों से बना है। यह लाल और पीले मिट्टी में पाई जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। 38वीं समानांतर रेखा जो है दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सीमा रेखा निर्धारण किया गया था 1914 में हुआ था भारत और चीन के बीच। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत
के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य का सीमा जोड़ता है। नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम के ऐजोल, मणिपुर के इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी है, इसको देहांग बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम होता है दिबांग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर भूभाग म्यांमार से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी बर्मा, इसी को बर्मा बोलते हैं ना। रंगून, क्या? रंगून इसकी राजधानी। भारत और म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, भारत और म्यांमार के मध्य। ठीक है, 1643। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। और ये भारत के 3 राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब ये त्रिपुरा के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और भारत से घिरा हुआ है मेघालय से, असम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसको पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है तो इसको जमुना बोलते हैं। ये दोनों नदियाँ मिल जाती है आपस में और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये गिरने से पहले इसका नाम क्या होता है बताएं? ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दोनों नदियाँ मिलती है और ये मिलकर एक नया नाम से जाने जाती है। उसका नाम क्या है? कमेंट करें। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत भौतिकी के आरोही क्रम, तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, उत्तरी पर्वत है। महान मैदान उत्तरी पर्वत है। नेक्स्ट है 1970 के दशक में भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर थी, जो कि अब बढ़ के 11,098.8 किलोमीटर हो चुकी है। करंट का ये डाटा याद रखेंगे, है ना। दिसंबर 24 में गृह मंत्रालय 2023-24 के अनुसार भारत की आधिकारिक समुद्री तटरेखा की लंबाई संशोधन की घोषणा की गई है। बिल्कुल नवीनतम विषय फ्लोटो मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन के सहायता से। ठीक है, सर्वेक्षण के प्रयोग यह निष्कर्ष निकाली गई है और भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर। न्यू डेटा ये याद रखिए। ठीक है, इसमें इतना % की वृद्धि हुई है जो कि दिखाया गया है। एग्जैक्ट डेटा ये है, इतना किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार अब गुजरात की रेखा 1214 किलोमीटर के स्थान पर 2340 किलोमीटर की हो गई है और अभी भी देश के सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य के रूप में गुजरात को ही जाना जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की समुद्री सीमा रेखा इतना से बढ़कर 1076 किलोमीटर हो गई है, जो दूसरी सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य है। सबसे पहली गुजरात है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा 1053 किलोमीटर निर्धारित की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तटीय सीमा लंबाई वृद्धि पश्चिम बंगाल में दर्शाया गया है, जहां 357% की वृद्धि दर्ज करते हुए 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर पश्चिम बंगाल की तटीय लंबाई हो गई है। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य में गोवा है और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला में अपना गुजरात है। क्या? गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधी। भारत का केंद्रीय उच्च भाग पठारी भाग है। भारत का केंद्रीय उच्च भाग पठारी भाग है। गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। वर्तमान में सबसे अधिक घुसपैठ इसी सीमा से भारत में हो रहा है। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय पश्चिम से पूर्व तक विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का विस्तृत है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव से निर्मित हुआ था। शिवालिक और ब्रह्मा हिमालय नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण मध्य अल्पतनत के लेकर अत्यंत नूतन युग के बीच हुआ था। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। मेघालय जो पठार है दक्कन का पठार का विस्तारित भाग है। दक्कन पठार का निर्माण
क्रेटेशियस काल में हुआ था। मेघालय के पठार का शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग में ईस्ट खासी, वेस्ट खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये सारे जितने नाम हैं ये सब शिलोंग से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे गारो खासी जैंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर की घाटी की रचना एक समभिन्नति हुई है। यह एक प्रकार का वलन है, इसमें चट्टानें एक दूसरे के ऊपर उठ जाती है और एक समतल आकृति बनाते हैं। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। गंगा नदी के किनारे बसे शहर में पटना आती है और कुर्सेला नामक जगह पे गंगा कोसी से मिलती है। यह कटिहार के आसपास की इलाका है कुर्सेला। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। क्या? यमुना। इसमें हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगत है, फॉर्चर बना है। यह एक भू सन्नति है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं। इसमें नदियों के द्वारा लाए गए गाद से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। किसमें? गंगा नदी में, है ना। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यह आर्कियन चट्टानों के कांतरे से निर्मित हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। वेरी इंपॉर्टेंट। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। क्रस्टियस के दौरान गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। इसी में केटू पर्वत है। कौन सा पर्वत? केटू, जिसको गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। अभी तो नीचे आ ही गया है ना, देख लेते हैं। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी केटू 8611 मीटर इसका हाइट है। काराकोरम में ही अवस्थित है। अभी भी देखें, काराकोरम में ही अवस्थित है, ठीक है। और इसका अरेंज करने के लिए भी एग्जाम में कितनी दफ़ा आया है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं KLJP। KLJP याद रखेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल श्रेणी। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। किसको? केटू पर्वत श्रृंखला को। 8611 मीटर की हाइट है इसका। भारतीय सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर है, सिक्किम में स्थित है। और केटी का सीमा बाहर भी है भारत से, इसलिए उसे भारतीय सीमा के अंदर नहीं रीड किया जाता है ना। भारतीय सीमा के अंदर भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत की ऊंची चोटी केटू। सिंपल सा, ऐसे याद रखें, है ना। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। कितने मिलियन वर्ष? 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। मतलब 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। कितने तारामंडल हैं? 88, ठीक है। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर तारामंडल है। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जो नियमित अंतराल पर विकिरण की स्पंदन उत्सर्जित करते हैं। सर्वप्रथम कोपरनिकस 1543 ईस्वी में कहा कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने ही कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैसे सूर्य के परिक्रमण, जिसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके वजह से क्लाइमेट चेंजेस वगैरह होती है। बट सूर्य जो होती है, माफ़ कीजिएगा, ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे घूमती है, जिसके कारण से दिन रात की घटना घटती है। दिन रात होता है और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। क्या? घूर्णन गति के कारण। और इसके परिक्रमण गति के कारण क्लाइमेट चेंजेस वगैरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट है खगोलीय इकाई का उपयोग आमतौर पर सौरमंडलीय दूरियां को मापने के लिए किया जाता है और सबसे बड़ी पार्सेक होती है। क्या? पार्सेक, दूरी की सबसे बड़ी मापने की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। मतलब सूर्य गर्म तब होगा जब चंद्रमा बीच में आ जाए। किसके बीच? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच। कॉमन सी बात है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, है ना, ये बोलते हैं। सूर्य ग्रह को इवनिंग स्टार, शाम का तारा कहा जाता है। यह सबसे चमकीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। कितना देर का? 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। कितने दिन? 365 दिन, है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 मिनट में पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 मिनट में भूमध्य रेखा पर लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर अपसौर, जिसको जब दूरी सबसे दूर होती है तो उसको अपसौर बोलते हैं, और सबसे नज़दीक होती है तो उपसौर, जिसको पेरीहेलियन बोलते हैं, स्थिति में होती है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है दूरी वाली स्थिति? 4 जुलाई को। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच निकटतम दूरी देखिए आ गया 3 जनवरी को होती है। जब सूर्य 147.5 मिलियन दूरी पे ही होती है उसे उपसौर पेरीहेलियन बोलते हैं। अभी देखें, पेरीहेलियन बोलते हैं। जब नज़दीक हो सूर्य पृथ्वी के तो उसे उपसौर बोलते हैं, जब दूर हो तो अपसौर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 होती है। यदि दोनों ध्रुव को भी देखा जाए या माना जाए तो यह संख्या 179 + 2 मतलब 1 2 और प्लस 179 मतलब 181 हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 180 देशांतर रेखा प्रधान नियमनोत्तर प्राइमरी मीडियर के मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण होता है। पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी अपने दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है मतलब दिन रात का घटना घटित होता है। अभी देखें इसके बारे में, मतलब अपने अक्ष पे घूमने के कारण ही दिन रात का घटना घटित होता है, और इसी कारण से शाम और सुबह होती है। ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त। नेक्स्ट देख लेते हैं। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। कितना के अधिक है? 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। फटाफट देखते हैं, है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र है। लाल ग्रह पूछे तो मंगल है। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। ठीक। जबकि यूरेनस को 84 वर्ष पूरा करने में लगता है एक चक्कर सूर्य का। कितना वर्ष? 84 वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी देशांतर रेखा वृत्त ग्रेट सर्कल। ठीक है। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट कहाँ चला गया? अच्छा इधर है। अरे भट हो गया, यहाँ तक कर चुके थे। हाँ, यहाँ से ये है आपका मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितना पर? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट से होकर खींची जाती है। ठीक है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्य रेखा GET है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन। ठीक है। गंगा मैदान के जियोस्फीयर रूप में वर्णित किया गया है। भू आकृति एक रैखिक गर्त होता है, इसमें तलछट जमा होता है। भूगोल में कोबर का भू अमिति भू सन्नति जियोसिंक्लाइंस सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सब उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट देखते जाते हैं एक बार, है ना। ओवरव्यू करने में क्या जाता है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराना आर्कियन चट्टान है का हिस्सा है। सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान मतलब पुराना जो हो उसे आर्कियन बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है ये, हालांकि इंग्लिश में लिखा जाता है बट ये ग्रीक वर्ड है। सबसे अधिक खनिज संसाधन इसी चट्टान में पाया जाता है।
विंध्य चट्टान प्रणाली पश्चिम बिहार विशेषकर कैमूर रोहतास जिले में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट सेल पाए जाते हैं। क्वार्टरनी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में लाई गई अवसाद से निर्मित है। यह सेनोजिक युग का है। कब? सेनोजिक युग का है। तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। यह ईशोने से प्लीस्टोसीन युग तक के दौरान बनी। यह ईओसीन से प्लायोसीन युग तक के दौरान बनी। हिमालय का पर्वत प्रवेश शिवालिक है। देखिए, एक होता है ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय से बाहरी है, इसे हिमालय में नहीं काउंट करते। ट्रांस हिमालय मतलब बाहर का है, ये हिमालय से बाहर, ठीक है। यहाँ से लेते हैं ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोलते हैं, ये महान हिमालय, और नीचे है शिवालिक। क्या? शिवालिक, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक है। यहाँ बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। कहाँ? शिवालिक में, शिवालिक रेंज में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणियाँ हैं। हिमालय पर्वत जो है धौलागिरी चोटियाँ भारत में नहीं है। यह पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। बतुरा हिमालय पर्वत के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र के हुंजा जिले में 57 किलोमीटर लंबी हिमनद है। सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर ध्रुवीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह काराकोरम रेंज में है। किस रेंज में अवस्थित है? काराकोरम रेंज में। शिवालिक श्रेणी में शिमला, मसूरी, कुल्लू, नैनीताल जैसी कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। शिवालिका श्रेणी में ये सारे पर्यटन स्थल आते हैं। बृहत हिमालय जो महान हिमालय हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बड़वा पर्वत स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, नामचा बड़वा तिब्बत में स्थित है। ये नामचा बड़वा पर्वत। शांगपो जिसे ब्रह्मपुत्र आसाम में बोलते हैं ना, नदी नमचा बड़वा में यू टर्न लेती है। कहाँ? नमचा बड़वा में यू टर्न लेती है। और एक मिनट, यू टर्न लेती है, जिसे दिहांग नदी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है? दिहांग नदी। एक है अटल टनल रोहतांग सुरंग, पूर्वी पीरपन जल श्रेणी में पार करती है। यह टनल लद्दाख को स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह टनल लद्दाख को स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? लेह मनाली हाईवे जो है हिमाचल प्रदेश में से बनाई गई है। कौन? अटल टनल, ठीक है। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। यह सुरंग 3048 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, ठीक है। यह टनल रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। कौन सा दर्रे में? रोहतांग दर्रे में। नेक्स्ट देखते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। विंध्याचल किसको विभाजित करती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 300 से 650 मीटर है। उच्चतम चोटी 752 मीटर ऊंची है, जिसे सद्भावना शिखर कहते हैं। क्या? कौन सा शिखर कहते हैं? सद्भावना शिखर। इसे कालूमार चोटी या कोलंबो चोटी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों को जोड़ने लिंक या श्रृंखला बड़ा बाधक है। नदियों को जोड़ने लिंक या श्रृंखला बड़ा बाधक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा। क्या? डोड्डा बेट्टा। और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए, कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अभी बताते हैं डोड्डा बेट्टा, जो कि 2637 मीटर है। यह पर्वत अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। पायकारा नदी नीलगिरी पहाड़ियों के ढलानों में होकर बहती है। कौन सी नदी? पायकारा। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तेल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। मतलब मुंबई पोर्ट से लगभग 455 किलोमीटर दूर यानी समुद्र में इतना मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? देख, मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, याद रखेंगे। जिसका नाम रमन सागर है। किसका नाम रमन सागर है?
ये पर्वत जो खोजा गया इसका नाम रमन सागर है। 1951 में इसकी खोज अमेरिका तेल पोत द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तेल पोत द्वारा 1951 में। ठीक है। 1992 में इसका दूसरा नाम रमन रिज रखा गया। क्या रखा गया? रमन रिज। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। सह्याद्री पर्वत संकरी है, संकीर्ण है। इसको आपने देखा होगा मूवी में, है ना, छावा में, है ना, सह्याद्री के पर्वतों से गुजर कर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। कितने हैं? 1600 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट और एक होता है पूर्वी घाट जो तमिलनाडु के छोर पे है ना। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो तटीय सीमा है वो पूर्वी घाट का भाग है। और ये पश्चिमी घाट पे केरला आ गया, गोवा आ गया, मुंबई आ गया, कर्नाटक आ गया। इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नीचे जाइएगा केरला के पास तो इसे मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 4 हॉटस्पॉट जोन है जिसमें सबसे आगे टॉप पे होता है वेस्टर्न घाट्स जो पश्चिमी घाट्स हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 4 हॉटस्पॉट जोन कौन है? हिमालय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा बॉर्डर, सुंडालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप सहित, ये सब है हॉटस्पॉट जोन। अन्नामलाई पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी। क्या है? अन्नाईमुड्डी। यही सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की, अन्नाईमुड्डी, अन्नामलाई की। और दूसरी दुड्डा क्या? दुड्डा जो कि नीलगिरी की है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी कन्याकुमारी से सटी पहाड़िया कार्डमम पहाड़िया। कार्डमम मीन्स इलायची। अन्नामलाई पहाड़िया दक्षिण में कार्डमम पहाड़िया है। अन्नामलाई पहाड़िया के दक्षिण में कार्डमम पहाड़िया है, एकदम नीचे यहाँ पे, है ना। इधर में कन्याकुमारी है, यहाँ पे है कार्डमम हिल्स। या दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु केरला में स्थित है ना। यह पहाड़ियाँ छोटी इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? छोटी इलायची के लिए। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। यह पर्वत गुजरात जूनागढ़ राज्य में स्थित है। जूनागढ़ जगह है, गुजरात राज्य में स्थित है। कौन पहाड़ी? गिरनार की पहाड़ी। गिरनार की पहाड़ी। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मोक्ष स्थल गिरनार है। यहाँ गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1031 मीटर है। कितना है गिरनार का? गोरखनाथ मंदिर का ऊंचाई 1031 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का एक भाग है ना। और सोमेश्वर श्रेणी बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर ऊंचाई है। ये बिहार नेपाल सीमा के समानांतर फैली हुई है। ये त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोड़ी दर्रे तक विस्तृत है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से विस्तृत है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी अन्नाईमुड्डी से मिलती है। कहाँ मिलती है? अन्नाईमुड्डी में। यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर ऊंची चोटी है। यह केरल एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। कहाँ पे ये स्थित है? एर्नाकुलम और इडुक्की। इडुक्की जल विद्युत परियोजना आप सुने होंगे जो कि केरला में है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अरावली, उराल और अलोसियन बलित पर्वत नहीं है। यह प्राचीन बलित पर्वत है। नवीन मतलब यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय, अल्प्स, अंडीज, रॉकी आदि। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली जो है सबसे पुराने टाइप का पर्वत है। इसको बोलते हैं प्राचीन बलित पर्वत, है ना। ये क्षेत्र है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, NCR जो दिल्ली का पार्ट है उस क्षेत्र में है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना। संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला याद रखिए। युवा बलित पर्वत हिमालय आदि निर्माण तृतीय काल क्रेस्टियस में हुआ है। हिमालय में हिम रेखा का औसतन ऊंचाई 4300 मीटर से 6000 मीटर है। हिम रेखा पर्वतीय ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है।
यह एक काल्पनिक यह एक यह एक काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व ध्रुवीय और हिमालयी क्षेत्रों में हिम रेखा अलग अलग होती है। अल्प्स क्षेत्र न्यून हिम रेखा के अंतर्गत आता है। हिमालयी क्षेत्रों में वृक्ष नहीं होती है। क्या नहीं होती? वृक्ष नहीं होती है। अल्प्स की ऊंचाई 4809 मीटर है। पूर्वी घाट क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है। भूस्खलन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा के मौसम में होती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। पूर्वी घाट एक स्थिर क्षेत्र है, इसका ढलान कम खाड़ी है, जबकि पश्चिमी घाट ढलान क्षेत्र है ना। भारत में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राज्य भूस्खलन लैंडस्लाइड से सर्वाधिक प्रभावित है। कौन? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ भूकंपीय रूप से सक्रिय अर्थक्वेक क्षेत्र नहीं है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। कौन सा मंडल? कोरोमंडल। और पश्चिमी घाट के मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। नेक्स्ट है लिखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमनद म्यांमार सीमा पर अवस्थित है। कहाँ? म्यांमार सीमा पर। मुल्ला मुरकत और बोलन पर्वतीय दर्रे हैं। स्पास गैप को भी कहा जाता है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सा प्रांत में? बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है बोलन दर्रा। नेक्स्ट है मूला दर्रा पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खुंजराम दर्रा उत्तरी पाकिस्तान और चीन के खिंजियांग के बीच काराकोरम पर्वत माला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में के दौरान बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण परिणाम स्वरूप बना था, है ना। छोटा नागपुर पठार अग्र गंभीर झारखंड राज्य का अधिकांश भाग इस पठार के अंतर्गत है। छोटा नागपुर पठार अग्र गंभीर है। क्या है? अग्र गंभीर है। इसके मध्य पश्चिम भाग को पैटलैंड भी कहा जाता है। अग्र गंभीर पठार वाले पर्वत श्रृंखला के सामने या किनारे स्थित होता है। छोटा नागपुर पठार खनिजों कोयला, लोहे, अयस्क, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि के लिए प्रसिद्ध है। क्या? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार दामोदर घाटी को खनिज का हृदय स्थल और औद्योगिक भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। दंडकारनाय क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। क्या? दंडकारनाय क्षेत्र। दंडकारनाय मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दंडकारनाय पठार का विस्तार है। दंडकारनाय क्षेत्र पश्चिम में आबूझमार हिल्स और पूर्वी घाट तक विस्तृत है। दंडकारनाय सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी और जनजातीयवादी निवास करती है। भुवन पहाड़ क्या है? भुवन पहाड़ मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन की पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है, जो मणिपुर मिजोरम की सीमा से लगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला सुरंग किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला सुरंग लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। मलनाड कर्नाटक के चेरापूंजी भी कहा जाता है। मलनाड को कर्नाटक का चेरापूंजी। चेरापूंजी मतलब ये मेघालय में एक जगह है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, चेरापूंजी। और इससे भी ज़्यादा बारिश होती है मानसून राम मेघालय, मानसून राम। भारत का की सीमा प्रादेशिक जल टेरिटोरियल वाटर तट से 12 समुद्री मील, एक नॉटिकल, इसको समुद्री मील को 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर 1 नॉटिकल मील बराबर, मतलब 12 समुद्री मील में इसे करिएंगे तो 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। ठीक है, भारत की सीमा जो जलीय सीमा है इसके बारे में ये डिस्कस करना चाह रहा है ना। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 200 समुद्री मील तक होती है। कितना तक? 200 समुद्री मील तक होती है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम सागर में अवस्थित एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। यहाँ द्वीपों की संख्या 36 है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। प्रवाल भित्ति मतलब जो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं समुद्र में उससे मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। इसका आकार घोड़े के नाल जैसा, जिसे एटॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटॉल। यहाँ पे टोटल 36 द्वीप हैं। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। एक मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है, ठीक। उत्तराखंड जिला पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में, ठीक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट बोलते हैं, भारत का दिल। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, ये सब इसकी राजधानी है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह महाराष्ट्र का अंग है। महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। पाट अंचल क्या है? पाट अंचल पैट रीजन झारखंड में अवस्थित है। अनुवर्तन प्रदर्शन से यह क्षेत्र पैटलैंड में तब्दील हो गया। झुमरी तलैया क्या है? झुमरी तलैया झारखंड राज्य में स्थित है। ये कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का इतना है क्षेत्रफल, मतलब सबसे ऊपर से नीचे की तरफ है ना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का एरिया, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। 94,163। ये बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू आस्क इन बीपीएससी एग्जामिनेशंस टू रिमेंबर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान सबसे टॉप पे, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा, मध्य प्रदेश है सेकंड पे और महाराष्ट्र थर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? बिहार। जनसंख्या से तीसरा, पहला कौन है? सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और तीसरा जनसंख्या में बिहार, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना परसेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2.86% भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है, 2.86%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या 10,40,99,452 करोड़ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से घिरा है। यह 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ अगर सिक्किम को हटा दे तो बाकी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ, 45,652 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है यहाँ। भारत की 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से जुड़ा है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। अभी बात की थे, सिर्फ 100 किलोमीटर से अधिक है मात्र, है ना। सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पिंक सिटी। इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर में हवा महल निर्माण 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय है। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड।
द्रविड़ियन प्रजाति भारत के मुख्य रूप से दक्षिण भारत में से केंद्रित है। ये प्रजाति द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु से संबंधित है। 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी जनजाति समुदाय नहीं है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ये लोग पशुचारक हैं। बोडो जनजाति ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? बोडो जनजाति मुख्यतः असम राज्य में निवास करती है। यह एक निट जातीय बहुभाषी समुदाय है। गारो जनजाति मेघालय के अलावा असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। नागा, खासी ये सब आएगा तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में मेघालय टॉप पे रहता है। नागा, खासी, गारो, जैंतिया ये सब मेघालय में है ना। नेक्स्ट है भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। टोडा कहाँ? तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी वाला जनजाति है भील। कौन? भील। भरमौर जनजाति क्षेत्र, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर के मध्य घाटी संगठनित अनुसूचित लोगों के मैतेई कहा जाता है। यह अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने की मांग कर रही है। गंगा की जलोढ़ मृदा, क्या गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। कितना मीटर तक? 6000 मीटर तक होती है। गंगा नदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी का सामान्यतः गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है, जो ऊपरी भाग में कम और निचले भाग में अधिक है। देवप्रयाग क्या है? देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी अफवाह नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी तक अफवाह करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बराबर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी उप नदियाँ हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में पटना जिले में गंगा नदी का प्रवाह 99 किलोमीटर सबसे लंबी है। पटना जिले में 99 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से प्रवाहित होती है? यह बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना है ना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय 12 जिले से होकर गुजरती है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? पुनपुन नदी फतुहा के पास। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका अन्य नाम शालिग्राम भी कहा जाता है। गंडक सारण जिले में सोनपुर के समीप पहलेजा घाट के निकट गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक सुबनसिरी, मानस, लोहित, धनस्त्री, तीस्ता, कौमेंग, बुड़ई, बेक्की आदि नदियाँ मिलती है। ये सब किसकी? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है। भारत में यारलुंग तांग्सपो नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। कौन से नदी से? यारलुंग तांग्सपो को ब्रह्मपुत्रा नदी से जानते हैं। ये सबसे चौड़ी नदी है भारत की। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिमनदों से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा का स्रोत है। पंचनद कौन कौन है? सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। पंजाब में बहती है ये, पंजाब से होकर और पाकिस्तान तक जाती है सब। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यह नदी तीव्र घाटी से बहने के कारण अपने साथ गाद नहीं छोड़ती और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी? अमरकंटक। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, अमरकंटक पहाड़ी। सोन नदी आके गंगा से मिलती है दानापुर के पास। नर्मदा और ताप्ती की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है। किस तरफ नदियाँ है? नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है। ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। यह ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है।
नेक्स्ट है तेल शिवनाथ जोंक हंसदेव महादेव नदियाँ महानदी मेसाई नदी है। यह नदी उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। गंगावली और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। क्या है? उपनदी। कोयना घाट प्रभा माल प्रभा तंगभद्रा मुस्सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बरसाती नदी कहा जाता है। इस नदियों में छोटे बेसिन और काम जल रन क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय नदी प्राचीन पठारों से होकर बहती है। दंडकरनाय इंद्रावती सवर नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर में है गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ना। और प्रवरा मंजर प्रवाहित पूर्ण गोदावरी का समय सहायक नदियाँ है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बड़ामसी जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई बर्फ के जमे रहने के कारण गर्मी से पिघलते रहता है, जिससे इन क्षेत्रों की नदियाँ बारहमासी नदियाँ पेरेनियल रिवर्स नदी कहलाती है। बारहमासी है ना। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से होकर प्रवाहित होने वाली काबुल नदी से जुड़ती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील बोकुचला ग्लेशियर सिंगी खम्बन ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी का यह तिब्बत चीन भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। भारत में चंद्रभागा नदियाँ लौहल घाटी हिमाचल प्रदेश में बहती है। टंडी के निकट चंद्रा एवं भागा संगम होता है। यह चिनाब नदी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर है सिंधु, एक मिनट, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये याद रखिए क्रम है ना। एक बार और बैक करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर कोयल सुवर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सुवर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और कहाँ से निकलती है? पुष्कर घाटी से। लूनी की भूमि बंधित नदी कहते हैं। जल के खोरपेपन के कारण इसका नाम लूनी पड़ा। खाड़ेपन के कारण नमकीन होता है ये इसका पानी, खाड़ेपन। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। इस मैदान की समांतर ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की विभीषिका के कारण ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। कोसी का उद्गम स्थल गोसाईथान हिमालय पर्वत है। हिमालय क्षेत्र में 7 धाराएं बहती हैं। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट इट। हमने इसके बारे में शुरू में ही देख लिया था, है ना। कटिहार में कुर्सेला में गंगा से मिलती है। कौन? कोसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी वाल्मीकि नगर में इसके ऊपर बांध बनाया गया है। वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। कहाँ पे है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। चौड़ का अर्थ डेल्टा है, जिसे जलोढ़ तलछट भी कहा जाता है, जो नदी के मुहाने पर बनती है। कंकड़ बांगर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कयाल केरल के तटीय पशजल को कहा जाता है। ठीक है। यह लैगून एक प्रकार का उथले समुद्री जल के निकायों को संदर्भित करता है। पंजाब में मैदान को मांड कहा जाता है। सुवर्ण रेखा नदी
सुवर्णरेखा नदी नगरी गांव के पास की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। सुवर्णरेखा पर हुंडरू जलप्रपात। काली नदी महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यह नदी तिब्बत सीमा के पास लीपू लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। भारत में इसे शारदा नदी भी कहा जाता है। किसे? काली नदी। भवानी द्वीप कृष्णा की सरिताओं के मध्य स्थित है। तुंगभद्रा पेनगंगा महानदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा अरब की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा ताप्ती ब्रंश घाटी से बहती है। गंगा नदी के किनारे तट पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के तट पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यह चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य के एक जिला है। इसका प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। कश्मीर के पहलगाम लिद्दर नदी किनारे बसा हुआ है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी किनारे। यह झेलम की सहायक नदी है। कौन? लिद्दर। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कावेरी नदी पर शिव सुंदर जलप्रपात अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है। इस पर जल विद्युत संयंत्र 1902 में लगाया गया था। बुल्लर जम्मू कश्मीर तथा लोकटक मणिपुर मीठे पानी की झीलें हैं। चिल्का झील उड़ीसा तथा सांभर राजस्थान लवणीय झील है। बिहार के कैमूर जिले में तिलहंड कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कांवड़ झील इसका नाम है। कांवड़ झील बेगूसराय जिले में स्थित बिहार का प्रथम रामसर आर्द्र भूमि वेटलैंड साइट है। यह स्थल है। बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट जमुई जिले का नागी और नटकी पक्षवारण है। जमुई में नागी और नटकी पक्षवारण है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिका बराज है। कौन सा बराज? हरिका बराज। नेक्स्ट देख लेते हैं। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिका के बराज निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी 649 किलोमीटर की नहर है। यह राजस्थान में बहती है। भारत का सबसे ठंडा शुष्क स्थान लेह है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात के केंद्र को छक्सु आई कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर के कारण चक्रवात आती है। कंपनी की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार ह्यूमिड स्टेट क्लाइमेट विद ड्राई विंटर मानसून टाइप जलवायु प्रदेश में आते हैं। ह्यूमिड में क्या? ह्यूमिड टाइप में आते हैं। कोपेन ने 1918 में संशोधित रूप से 1936 में अनुभाविक जलवायु पद्धति विकसित की थी। उष्णकटिबंधीय पूर्व क्षेत्र जेट स्ट्रीम अतः उष्णकटिबंधीय विचरण क्षेत्र वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध तिब्बती उच्च लीना का संबंध भारतीय ग्रीष्म मानसून से है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट इम्पोर्टेंट होती है कुछ चीज़ें जिसे हम हाईलाइट करते जाते हैं और बताते जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है वो चीज़ें। भारत में सबसे सूखा स्थान लेह है, जैसे ये है इम्पोर्टेंट। लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित की जिसका कारण स्थल और समुद्र में विदेवी तापमान है। मानसून हवा की उत्पत्ति वायुदब और हवाओं की पेटियों में बदलाव के कारण होती है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के समांतर तिथि 15 अक्टूबर है और मानसून स्टार्ट होती है कहाँ से? केरला के तट से। ठीक है, मई जून के महीने में, और लौटती हुई मानसून के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में, याद रखेंगे। ठीक है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता उनकी ऊंचाई भिन्नता के कारण है। अक्षांश से जलवायु निर्धारित होती है। अक्षांश से जलवायु निर्धारित होती है। मानसून की निर्वर्तन साफ आकाश से इंगित होता है। नवंबर में उत्तर पश्चिम भारत में ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में पर स्थानांतरित हो जाती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि पवनें किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती। जिसके कारण ठंडा
जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं। अरब सागर शाखा समानांतर अरावली श्रेणी है जिससे अवरोध उत्पन्न नहीं होती है। भारत का कोरोमंडल पूर्वी तट का दक्षिण भाग कहलाता है। कोरोमंडल दक्षिण भाग है और पश्चिम भाग है मालाबार तट या सह्याद्री बोलिए या पश्चिमी घाट बोलिए, वो सब पश्चिमी तट है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित हैं, बातों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। ठीक है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो इसे अवनालिका अपरदन गिल्डेड रीजन कहते हैं। भारत में अवनालिका अपरदन गिल्डेड रीजन सबसे अधिक चंबल या यमुना नदियों के भूमि में लैंड में होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम है ना, साउथ वेस्ट मानसून से। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कोरोमंडल मतलब ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पे वर्षा होती है, जिसे लौटती हुई मानसून के कारण ये वर्षा होते हैं। आम्र वर्षा आम की फसल संबंधित है, मुख्यतः अप्रैल माह में होती है। केरल और कर्नाटका में मानसून पूर्व आम्र वर्षा होती है जो आम की फसल के लिए लाभदायक है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है या खासी पहाड़िया में स्थित है। कहाँ पे? खासी हिल्स। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु में मुख्यतः जाड़े में वर्षा होती है, ये जाड़े के दिन में लौटती हुई मानसून के कारण होती है। हिमालय में गिरिपाद क्षेत्रों में भूकंप आता है। मध्य पूर्वी भारत सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित भारत का राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। ठीक है। काली मिट्टी काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपासी भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है। गंगा नदी में यही एलुवियल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में ज़्यादातर। नवीन जलोढ़ जो कि न्यू एलुवियल सोइल मिट्टी को खादर कहा जाता है और इसे बांगर नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन जलोढ़ को बांगर, अभी बोले थे ना, प्राचीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी, और नवीन जलोढ़ को खादर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। गंगा के मैदान में पुरानी कछाड़ी मिट्टी बांगर कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी मुक्त भंडारण दक्षिणी गया, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, पटना आदि जिलों में पाया जाता है। दोमट मिट्टी लोमी सॉइल में मृतिका, क्ले, बालू के कण, सैंड और गाद के कण पाए जाते हैं। करेचा मिट्टी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किरवा मिट्टी कश्मीर घाटी में हिमनदी झीलीय निक्षेपों के जमाव के फलस्वरूप निर्मित होती है। जम्मू कश्मीर पीर पंजाब श्रेणी में मिलने वाली झीलीय निक्षेपों को भी करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेवा। पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कोशिश कैपिलरी के रूप में मिलता है। मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। कौन सा मिट्टी? लेटराइट। कहाँ पे? मेघालय में, है ना। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। किसके लिए? ईंटों के लिए। मृदा अपरदन प्रचुरण की रोका जा सकता है। मृदा अपरदन वनारोपण करके रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सपानी अथवा समुच्चय कृषि द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समुच्च रेखीय कृषि करके, है ना। मेड़बंदी क्या है? मेड़बंदी द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अति चराई पर रोक लगाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ये सब विधियाँ है मृदा कटाई के रोकने के लिए। भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। सुंदरवन संघनन मैंग्रोव वन है। इस सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसे गंगा के
डेल्टा, गंगा नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है ना। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन में सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा। मिजोरम राज्य सर्वाधिक प्रतिशत इतना भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों का अंतर्गत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो फॉरेस्ट है वो मिजोरम में है। हिमालय भुर्रा भालू एशियाई जंगली भालू जैसे रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्थापना 1948 में हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री झील विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का समृद्ध क्षेत्रों में एक है। मन्नार की खाड़ी ज्वार समुद्र निकाय निकट तट भू पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, भूमि दलदल, मैंग्रोव के साथ विविध जीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर बिहार में स्थित है।